हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये जो दोनों ही टॉपिक है, इसमें से टॉर्क वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसका रीजन ये है कि यहां पर आपके बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ये इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बनते हैं और उसमें चाहे जितने वेरिएशन आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हो और पूरा कंप्लीट क्वेश्चन यहां से बदल जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे और बिल्कुल अपनी कुर्सी की पेटी बांधें और आराम से बैठकर देखें। आपको यहां पर जितने भी अभी तक डाउट रहे होंगे, आपके सारे डाउट मैं सॉल्व करूंगा इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के जरिए। ठीक है, तो यहां पर देखो, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। कहां पे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और उसका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या बिहेवियर होगा, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और अभी हमारा जो मेन है यहां पर काम, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होगा। तो हमारा जो टॉपिक है क्या है? टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके अंदर आप इस टॉर्क को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, वो आपको यहां पर देखना है। इसका मतलब यह हो गया कि हमने जब लास्ट वाले कुछ लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, जो इलेक्ट्रिक डायपोल खुद इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था कि यहां पर इसका एक एक्सियल पॉइंट होगा, या फिर एक इसका जो इक्विटोरियल पॉइंट है ये होगा, या फिर इसका कोई जनरल पॉइंट है वो होगा। तो हम ये सब फाइंड आउट कर चुके हैं। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायपोल के खुद के कारण होता है। यहां पर हम जो फाइंड आउट करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो पहले से लगा हुआ रहेगा। यहां पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी रहेगी जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रही है, जनरेट कर रही है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा जो डायपोल है उसको हम रखेंगे। उस डायपोल को रखने के बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डायपोल पर लगने वाला जो टॉर्क होगा, उस टॉर्क को फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन, हमारा जो टॉपिक का आज का एम है, वो समझ में आ गया। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ई है, और डायरेक्शन आपके ये जो एरो वाली डायरेक्शन है, जिधर एरो होता है उधर ही इसकी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाती है, जहां पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर डिस्कशन किया था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। हो सकता है हाथ से जब हम डायग्राम बनाएं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है ये, जैसे यहाँ पे थोड़ी आपकी दोनों के बीच की डिस्टेंस कम नजर आ रही होगी, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा नजर आ रही होगी, हो सकता है। लेकिन ये क्या है, एग्जैक्टली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, चलो, तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास क्या, कोई एक डायपोल रखा हुआ है। अब डायपोल क्या होता है? डायपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ओपोजिट चार्ज, जिसके अंदर हमारे पास एक चार्ज है नेगेटिव क्यू, जो यहां पे रखा हुआ है। इसको आप मान सकते हो बी पॉइंट पे रखा हुआ है ये। एक चार्ज हमारे पास ये है पॉजिटिव क्यू प्लस क्यू चार्ज है, जो कि यहां पर ए पॉइंट पे रखा हुआ है। इस पूरे डायपोल की जो लेंथ है वो है यहां पर आपके लिए 2a। वो हम बार बार यही कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों की जो लेंथ है डायपोल की, 2 ऑफ ए होती है या ट्वाइस होती है 2a, 2r, 2d या 2l, कुछ भी कंसिडर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से कम होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। फिर यहां पर ये इसका सेंटर है O, क्योंकि डायपोल के पास हमारे जितनी भी कैलकुलेशन है ना, वो उसके सेंटर से करी जाती है ज्यादातर कैलकुलेशन। इसलिए हम इसके सेंटर से होने वाली कैलकुलेशंस के कारण इसकी सेपरेशन को हम 2a से कंसिडर करते हैं। समझ में आ गया? और ये जो डायपोल है, इस डायपोल के अंदर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो बताओ आप पहले तो। जो यहां पर इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पता है क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम या मोमेंट P जो होता है ना, इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन बताऊं तो ये वाली डायरेक्शन होती है इसकी, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा आपके लिए हाईलाइट करने के लिए बना भी देता हूं। ये आपके पास P की डायरेक्शन है, ये उसकी जो लेंथ है टोटल वो 2a है। ओके,
अब हम बात कर रहे हैं कि जब आपके पास ये डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डायपोल की डायरेक्शन ये है, तो इसके बीच में एंगल कितना हुआ? ये एंगल है यहां पर थीटा। ये एंगल यहां पर थीटा बना हुआ है डायपोल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। समझ में आ गया? अब हम इसको और आगे स्टडी करते हैं। जब आपने ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो इस डायपोल के ऊपर क्या होगा? डायपोल के पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स की डायरेक्शन होगी ये। पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F1। ओके। और ये जो नेगेटिव चार्ज है आपके पास, नेगेटिव Q, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स किधर लगेगा? हमेशा ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जो आपके पास नेगेटिव चार्ज या माइनस चार्ज होता है ना, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होता है। तो ये हमने डायरेक्शन तो यहां पर डायग्राम में देख लिया है। अब हम इसकी बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। तो इसका नेट लगने वाला फोर्स कितना होगा वो हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? F1 इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। इसकी डायरेक्शन किधर है? इधर है, आपको पता है, यहां पे देख सकते हो डायग्राम से। और अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव क्यू के ऊपर किधर फोर्स लग रहा है। तो आप देखोगे फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स होगा F2 इक्वल्स टू Q इंटू ई। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, इसका भी Q इंटू ई है, इसका भी Q इंटू ई है, लेकिन डायग्राम से देखने पर आपको पता चलता है कि दोनों फोर्स लगने वाले एक दूसरे के ऑपोजिट है डायरेक्शन में। तो यहां पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट लगने वाला फोर्स होगा हमारे पास F इक्वल्स टू F1 माइनस F2। तो नेट फोर्स किस पर है? ये डायपोल पर है। नेट फोर्स ऑन डायपोल F1 माइनस F2। और यहां पर क्या आ जाता है? ये आ जाता है Q इंटू ई माइनस Q इंटू ई इक्वल्स टू 0। नेट जो फोर्स है ना यहां पर, वो आपके पास 0 हो गया। किसके ऊपर? डायपोल के ऊपर। अब डायपोल पर नेट लगने वाला फोर्स 0 होने का मतलब क्या है? ये 0 होने का मतलब है कि इस डायपोल को अब ये कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो ही तो उसकी ट्रांसलेशनल मोशन होगी। लेकिन यहां पर आप फोर्स तो लगा नहीं, एक इधर लग रहा है, दूसरा इधर लग रहा है, दोनों नेट लगने वाला फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। जब 0 फोर्स है तो आप ये देखो यहां पर नेट फोर्स इज 0, हेंस नो नेट ट्रांसलेशनल मोशन। कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन यहां पर नहीं है आपकी। तो फिर कौन सी मोशन होगी? यहां पर जो होगी मोशन वो होगी आपकी अलग मोशन होगी। कौन सी? देखते हैं। ये डायग्राम आपको जब देख रहे हो, इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि ये एक लगने वाला फोर्स यहां पर है, दूसरा लगने वाला फोर्स यहां पर है, और इस फोर्स को अब आगे और पीछे एक्सटेंड कर दो एक बार। इसको आपने आगे एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया, पीछे एक्सटेंड कर दिया, ये लाइन आ गई। ये पूरी लाइन क्या है? जैसे मैं आपको अलग से छोटा सा बना देता हूं। जैसे मान लो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने कोई डायपोल रखा हुआ है, और इधर लगने वाला फोर्स ये है F1। इस फोर्स को आप इधर पीछे भी एक्सटेंड कर दो, आप आगे भी एक्सटेंड कर दो। इस पूरी लाइन को, जिस लाइन के अलोंग F1 एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। याद रखना इस बात को, ठीक है? लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन F1 की कहां है? वो यहां है। ये अगर मैं बात बताऊं आपके पास, और F2 जो फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां है?
वो यहां, इसको आप पीछे एक्सटेंड कर दो, आगे एक्सटेंड कर दो, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। दोनों की, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन होती है ना, तो यहां पर एक टॉर्क जनरेट होता है, यहां पर फिर उस ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मोशन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारे पास क्या है, ये एक यहां पर रॉड रखी हुई है, ओके, इस रॉड के ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, ये एक रॉड लगा दी मैंने, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो अब क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट हो जाएगा। ये फोर्स इसको इधर फेंकेगा, नीचे वाला फोर्स इधर लाएगा, तो ये ऐसे रोटेट करेगी। यस, अब आप कहोगे लाइन ऑफ एक्शन का इतना सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मान लो ये रॉड यहां पे इस तरीके से रखी हुई है और एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो अब देखो इन दोनों फोर्सेस के लिए यहां पर ये जो फोर्स है ना, इसको आप एक्सटेंड करो पीछे की तरफ, इसको एक्सटेंड करने पर ये एल है, इसके साथ हो गया, और ये वाला फोर्स है, इसको आप पीछे लाइन ऑफ एक्शन बनाओ, इसको एक्सटेंड करने पर ये हो गया। तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो होती है ना, वो क्या हो गई, सेम हो गई। उस सेम होने के कारण अब इसको आप, एक तो आप इधर खींच रहे हो इस तरफ, एक इधर खींच रहे हो, तो यहां पर क्या किधर भी नहीं जाएगा, या फिर आप इसको दोनों तरफ से दबाते हो तो भी एक की लाइन ऑफ एक्शन इसके अंदर से पास हो रही है, दूसरे की भी इसके अंदर से पास हो रही है, तो अब यहां पर दोनों तरफ से दबाने के पर भी इसका जो मोशन हो कोई भी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, जब नेट लगने वाला फोर्स जीरो हो रहा है और लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गई ना, तो ये रोटेट भी नहीं कर रही है, अब यहां से ये रोटेट भी नहीं करेगा। इसका एक और एग्जांपल बता देता हूं। ये अपने पास क्या है, बोतल है ना, आपके पास भी बोतल होगी। अब यहां पर जब हम इसमें, ये इसका ढक्कन है, इस ढक्कन, इसको ओपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ढक्कन को खोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर फोर्स लगाना पड़ेगा। ये लो, ये लो, फोर्स लगा रहा हूं एकदम पूरा जमा के, पूरा फोर्स लगा दिया, खुल गया क्या? ये नहीं खुला, क्योंकि जो मैंने फोर्स लगाया है ना, वो इस तरीके से लगाया है, ये ढक्कन है, एक इधर फोर्स लगा दिया, एक इधर फोर्स लगा दिया, तो अब दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं हुआ, और फोर्स लगाने से ये बोतल का ढक्कन नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि इसको तो घुमाना पड़ता है, और जब हम घुमाते हैं तो हमें कौन सा फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए या टॉर्क चाहिए? घुमाने के लिए, रोटेट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, रोटेशनल मोशन चाहिए, और रोटेशनल मोशन के लिए हमें चाहिए यहां पर टॉर्क चाहिए। टॉर्क इस कंडीशन में बनेगा नहीं जब दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको ऐसे नहीं कर रहा, मैं इसको, ये अपने पास सर्कल है, इसका ढक्कन है, और मैं एक फोर्स इधर लगा रहा हूं, एक फोर्स इधर लगा रहा हूं। अब देखो, ये मैंने दोनों तरफ से इसको पकड़ लिया, और मैं इसको पकड़ के ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे फोर्स लगाने पर ये ढक्कन खुल गया, और वापस जब बंद करना है तो मुझे फोर्स लगाना। अब ये फोर्स ऐसे ही तो हो गया ना, अब देखो ऐसे, ऐसे फोर्स हो गया, या फिर ऐसे, ऐसे किधर भी फोर्स लगाऊंगा तो मुझे इस टाइप में। अब यहां पर क्या हो गया, देखो ये दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो गई, तो इसके कारण हमारे पास यहां पे क्या होगी, एक रोटेशनल मोशन होगी। उस रोटेशनल मोशन का हमारे पास क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। उस टॉर्क को हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये बात होती है लाइन ऑफ एक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो इसके अंदर दोनों की डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, इसलिए यहां पर टॉर्क जनरेट होगा। तो आप यहां पे क्या क्या कह सकते हो, लाइन ऑफ एक्शन of F1 and F2 are different, hence torque will be generated। एक टॉर्क जनरेट होगा। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स, अब तो आप यहां पर लिख सकते हो टॉर्क
इज इक्वल्स टू फोर्स, या आप इसका पूरा तो ऐसा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, या ऐसे भी नहीं, डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ऐसे होता है। ठीक है, तो मैं आपको इजी करने के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस इतना कर दिया। ओके, तो इस चीज को ऐसे समझ जाना। तो ये आपके पास टॉर्क हो गया, तो अब हम यहां पर लिख देंगे टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स कितना है, वो है Q इंटू ई इंटू, अब परपेंडिकुलर, एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये यहां पर आप बना दो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो ये वाली, यहां पर अभी तक जो बना हुआ है ना, इसके अंदर कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यहां पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा। देखो इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं यहां पर ऐसे, और यहां पर एक्सटेंड करके ये इसकी F2 की लाइन ऑफ एक्शन हो गई, ये F1 की लाइन ऑफ एक्शन है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो ये वाली जो लाइन है ना, AN, ये वाली जो लाइन है आपके लिए, ये होगी कंप्लीट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप यहां पे लिख दोगे AN। इस AN को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ट्राइंगल है, तो इस AN को फाइंड आउट कर लो, यहां पर अलग से करते हैं। और ये सब जो छोटी छोटी चीजें ना साइड की, इनको अलग से करना होता है। तो इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ABN, ABN, ये अगर थीटा है, ये वाला अगर थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि ये लाइन तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही है, और ये आपका खड़ा है यहां पे टेढ़ा होके, तो यहां पे क्या हो गया, थीटा। तो अब यहां पर इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप थीटा बनाओगे, मैं लिख रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर AN अपॉन हाइपोटेनस AB। बहुत लोगों के कंफ्यूजन ये होगा, सर आप ये बताओ साइन थीटा क्यों लिया, कॉस थीटा क्यों नहीं लिया, या टेन थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि टेन थीटा में भी तो परपेंडिकुलर आता है, यस और नो। तो मुझे क्या चाहिए, एक ऐसी लाइन है जो अननोन है परपेंडिकुलर, एक ऐसी लाइन है जो नोन है, वो कौन सा है, ये वाली लाइन है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना मेरे को, इन दोनों के बीच में रिलेशन इसलिए चाहिए, तो आपने क्या कर दिया यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होता है साइन थीटा। तो AN इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा, और AN इज इक्वल्स टू AB कितना है, 2 इंटू A साइन थीटा, ये हो गया। ये वाली जो चीज है वो यहां पे रख दो, तो आपके पास हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू, टॉर्क इज इक्वल्स टू Q इंटू E 2A साइन थीटा, Q इंटू E 2A साइन थीटा आपके पास हो गया इसकी वैल्यू, और ये हो जाएगा Q इंटू 2A E साइन थीटा इक्वल्स टू टॉर्क। और यहां पर अब ये जो है ना, ये टॉर्क का फॉर्मूला तो आ गया, अब हमें थोड़ा सा इसको मैनेज करना है, क्या, Q इंटू 2A, Q इसका मैग्नीट्यूड है, 2A इसके बीच की डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, P का मतलब डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, साइन थीटा इक्वल्स टू टाउ, ये आपके पास हो गया PE साइन थीटा। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E, क्योंकि जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर क्वांटिटी है, P है डायपोल मोमेंट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो आपके पास टॉर्क है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी से मिलकर जब एक नई वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, प्रोडक्ट होके मल्टीप्लाई होके, तो वो कौन सा मल्टीप्लीकेशन होगा, वो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ही होगा। और एक और साइन है यहां पे कि जो साइन आ गया,
तो साइन भी किस में आता है, वो भी वेक्टर प्रोडक्ट में ही आता है। तो ये हो गया आपके पास टॉर्क इक्वल्स टू टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा और टाउ वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब आप कहोगे सर यहां पर ये भी तो हो सकता है, ई क्रॉस पी भी तो कर सकते हो आप, ये क्यों नहीं किया? इसका देखो एक कारण जो है वो मैं बता देता हूं कि यहां पर इस टॉर्क के कारण इफेक्ट क्या जनरेट हो रहा है या टॉर्क की डायरेक्शन क्या है वो देख लो आप। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन आपको यहां पे नजर आ रही है वो है ये, इस टॉर्क के कारण ये डायपोल इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा और इधर इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो भी ये आ रहा है। यस और नो? ये इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई इसकी। इसकी जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज। अब इनकी डायरेक्शन देख लो, P से E की तरफ, P क्रॉस E है, तो P क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गई और E हो गई ये डायरेक्शन, है ना? ये मैं E की डायरेक्शन बना देता हूं और ये अपने पास क्या है, P की डायरेक्शन। तो यहां से इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज है ना, तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है। और ये E क्रॉस P ये खुद चल के आ रहा है ना? ये खुद चल के आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज और अपना टॉर्क की एक्चुअल आंसर क्या है? एक्चुअल में टॉर्क क्या क्लॉकवाइज ही है। तो जहां पे मैच हो रहा है फर्स्ट वाले केस में ये हमने अडेप्ट कर लिया और वो हमने छोड़ दिया। अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना एग्जाम में वो ऐसे भी आ सकता है कि P क्रॉस ई क्रॉस P बोथ, कोई एनी ऑफ 1 and 2 और नन ऑफ देम, कुछ भी आ सकता है। तो यहां पे आपको ये ध्यान होना चाहिए, छोटी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, जेई और नीट में ऐसा क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन देना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी क्या पता अगर एक क्वेश्चन आपको आसान सबका सही करवाना हो, किस्मत इतनी अच्छी आ जाए तो वहां पर दे देते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं वैसे, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। ये आपके पास यहां पर बिल्कुल अच्छे से काम हो गया। अब हम इसका और आगे का काम कर लेते हैं। आगे क्या है, ये हमारा टॉर्क का काम हो गया ना। अब हम बात करते हैं इस टॉर्क की वैल्यूज मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो देखो यहां पर स्पेशल केस, सबसे पहला केस क्या है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90। थीटा अगर 90 होगा तो क्या होगा वो देखना है हमें यहां पे। थीटा 90 होने पर P एंड E आर परपेंडिकुलर, P और E क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो उस कंडीशन में ये काम करना है अपने को। तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास है P एंड E आर परपेंडिकुलर, तो ये थीटा है। तो अब देखो टाउ इक्वल्स टू पीई साइन 90, और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो टॉर्क इक्वल्स टू हो गया पीई, और ये जो मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर इसको आप देखोगे तो ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम टॉर्क है। इससे ज्यादा टॉर्क, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है 90 पर, तो ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया। अब हम यहां पर बात करें, ये चलो बाद में कर लेंगे, इसको इतना ही रहने दो। फिर हमारा सेकंड केस है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब P एंड E आर पैरेलल। इसके बारे इस ये कौन सा तरीका है, ये इस तरीके से रखा हुआ है कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहां पर आपने ये डायपोल रखा हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, माइनस क्यू चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, और अब ये इसको रोटेट कर देगा, ऐसे घुमाएगा। ओके, तो यहां पर इसका मैक्सिमम टॉर्क होता है। ये वाली जो कंडीशन है यहां पे टॉर्क इक्वल्स टू पीई साइन 0, और आपको पता है साइन
0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो टॉर्क इक्वल्स टू भी कितना आ गया? 0। मैग्नीट्यूड क्या 0 से कम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसको आप क्या लिखोगे यहां पर? मिनिमम। ये कंडीशन कैसी है? ये कंडीशन है इस तरीके की कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने डायपोल को इस तरीके से रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज में जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स है इस डायरेक्शन में F1। माइनस क्यू के कारण जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इस डायरेक्शन में F2। ये ऐसे फोर्स लग रहा है। क्या यहां पे टॉर्क जनरेट होगा? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गई पूरी की, तो टॉर्क जो जनरेट होगा नहीं। तो क्या यहां पर मोमेंटम, यहां पे मोशन होगी? इसकी कोई मोशन नहीं होगी। यहां पे नेट लगने वाला टॉर्क 0। मतलब क्या हो गया? यहां पे टॉर्क मैक्सिमम है, और जब ये 0 पे आ जाता है तो इसका टॉर्क हो जाता है मिनिमम। 0 हो गया। ओके, अब हमारे पास एक और कंडीशन है इसकी। ये कंडीशन है थर्ड, इफ थीटा इक्वल्स टू 180, P एंड E आर opposite टू ईच अदर। एक दूसरे के ऑपोजिट है ये। इफ P एंड E आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो पहले इसका मैथमेटिक्स देख लेते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू पीई साइन 180, और साइन 180 की जो वैल्यू होती है ना, वो तो 0 होती है। तो टॉर्क इक्वल्स टू पीई इंटू 0। तो ये टॉर्क यहां पे कितना? 0 ही हो जाएगा। टॉर्क तो यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, दोनों ही जगह 0 हो गया टॉर्क तो, और मिनिमम हो गया। तो फिर इन दोनों कंडीशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये देखो, यहां पर ये जो आपके पास टॉर्क होगा इस कंडीशन का, तो यहां पे आपने इसको डायपोल को ऐसे रखा हुआ है, ये इधर पॉजिटिव क्यों रखा है, इधर नेगेटिव क्यों रखा है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं तो इलेबरेट करने के लिए और आसानी रहेगी। ये देखो, ये आपने यहां पर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू ऐसे रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई, और पी की डायरेक्शन ये हो गई इधर। तो 180 डिग्री का एंगल हो गया, और यहां पर पी की डायरेक्शन भी यही है, तो 0 डिग्री का एंगल हो गया। अब इन दोनों के बीच में आपको यह देखना है कि ये जो होता है ना 180 डिग्री, इस वाले डायपोल को मैं थोड़ा सा स्लाइडली चेंज कर देता हूं, इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं मैं। इस जैसे मैंने थोड़ा सा घुमाया, ऐसे कर दिया मैंने थोड़ा, जैसे ही थोड़ा सा घुमाया ना, इतने में इसके ऊपर नेगेटिव के ऊपर लगने वाला फोर्स हो गया इधर, और पॉजिटिव के ऊपर लगने वाला फोर्स हो गया इधर। मतलब टॉर्क जो हो गया ना, वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया अब इस डायरेक्शन में। और ये जो आपके पास डायपोल जो आपने ऐसे रखा हुआ था, वो डायपोल पूरा आपने ऐसे किया, और ये कंप्लीट घूम के ऐसे हो जाएगा, है ना। तो क्या ये इसकी, ये वाला जो ओरिएंटेशन था आपने थोड़ा सा चेंज किया, ये पूरा इधर आ गया। तो क्या कंप्लीट ओरिएंटेशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? कि अपनी पहले वाली स्टेट में पहुंचा गया? नहीं, ये कंप्लीट चेंज हो गया ये। तो इसका मतलब हुआ, ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां पर इसका भी देख लो, इसको भी आपने क्या किया? थोड़ा सा चेंज किया। अब थोड़ा सा चेंज करने पर इस वाले चार्ज पे प्लस क्यू चार्ज फोर्स किधर लगेगा? इधर ही लगेगा। और इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इधर ही लगेगा। टॉर्क, टॉर्क ऐसे ही जनरेट होगा थोड़ा सा चेंज करने पर। तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है
कि आपने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, टॉर्क इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, ये वापस इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपने थोड़ा घुमाया, ये वापस ऐसे हो जाएगा, फिर थोड़ा घुमाया, ऐसे हो जाएगा, और अगर ऐसे घुमा दोगे तो वापस ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर आप इसको जब देखते हो तो आपको समझ में आता है कि इसकी इस पोजीशन को आप जैसे ही चेंज करते हो तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है, वापस अपनी इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम दोनों है, दोनों जगह फोर्स भी जीरो है, दोनों जगह टॉर्क भी जीरो है, लेकिन इसको डिस्टर्ब करोगे ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, इसको डिस्टर्ब करोगे ये कंप्लीट ओरिएंटेशन चेंज करके स्टेबल ओरिएंटेशन की कंडीशन में आ जाएगा। इसलिए यहां पे जो टोटल टॉर्क है वो जीरो होने के साथ साथ यहां पर टिकेगा नहीं, फिर भी थोड़ा चेंज करते ही पूरा बदल जाएगा, यहां पे थोड़ा डिस्टर्ब करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा पोटेंशियल एनर्जी स्टडी करने पर, और वो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी करें वहां पर फिर से मैं आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा एक बार, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको छोड़ना मत। अब हम आगे इसके, अब अगर 270 डिग्री अगर होगा, हम अगर फोर्थ केस ले लेते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 270, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यहां पे हो जाएगा पी ई साइन 270 इक्वल्स टू टॉर्क, तो माइनस पीई हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो यहां पर मैक्सिमम है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी ऑपोजिट। तो यहां पर ये जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन जस्ट इसके ही साथ में है, थीटा इक्वल्स टू 270 होने पर भी यही टॉर्क जनरेट होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट, मोशन है ना वो ऑपोजिट होगी। जैसे यहां पर ये 270 है तो ये इधर मोशन करेगा, ओके क्लॉकवाइज, और अब 270 होने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज नीचे आ गया, ये इधर आ गया, तो ये वापस इधर मोशन करेगा। इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये हमारे पास हो गया टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर अपने पास एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसी का पार्ट है कि जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तब। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आपको 5 मिनट में मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 2 मिनट के अंदर बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके आगे बात करेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं कि हवा में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है वो अपने आप ही मोशन करने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होगा तब होगा, और उसकी भी कंडीशन की बात करेंगे। जैसे मान लो आपके पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। जब ये डाइपोल है तो इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, और यहां पे जो टॉर्क है, टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, ओके। और अब इस कंडीशन में क्या होगा, हम इसको जस्ट एकदम छोटा सा एंगल लेंगे, है ना, एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। वेरी स्मॉल मतलब नियरली 5 डिग्री, 10 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो यहां पर आपने थोड़ा सा जब डिस्प्लेसमेंट लिया तो इसके ऊपर टॉर्क लगा, टॉर्क लग के क्या हुआ, यहां पे टॉर्क की वैल्यू ज्यादा है, और टॉर्क है, टॉर्क होने के कारण ये इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, स्टार्ट करेगा, और फिर जैसे ही ये थोड़ा और नजदीक आएगा ये ऐसे हो जाएगा। अब यहां पे जो टॉर्क है उसकी वैल्यू और कम होगी, और एक टाइम पे आके ये इसके अलोंग ऐसे अलाइन हो जाएगा, वहां पे टॉर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
लेकिन जब टॉर्क यहां पे 0 है तो इसका एक्सेलरेशन है वो तो 0 हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन क्या यहां पर रुक भी जाएगा? क्या ये नहीं रुकेगा, क्योंकि पहले से यहां पे जो टॉर्क था वो टॉर्क धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन वेलोसिटी है वो तो इंक्रीज हो रही थी ना, इसकी एंगुलर वेलोसिटी वो तो इंक्रीज हो रही थी। तो यहां पे आके इसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, तो वो यहां पे नहीं रुकेगा, वो क्या है और नीचे चला जाएगा इधर। जब नीचे चला जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा, तो अब नेगेटिव टॉर्क जनरेट होगा इस डायरेक्शन में। ये टॉर्क क्या करेगा, ये जो यहां की ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है इसको ये वाला टॉर्क डिक्रीज करेगा, और ये एक टाइम पे जाके सपोज यहां पर जाकर इसको टॉर्क यहां पे ओमेगा को क्या कर देगा, 0 कर देगा, जबकि जो टॉर्क है ये क्या हो जाएगा यहां पे मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम मतलब जितना यहां पे लगाया था उतना हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे अब फिर से इसको इधर घूमना स्टार्ट करेगा, कि अब क्या है, अब वेलोसिटी तो 0 हो गई, रुक तो गया, लेकिन टॉर्क के कारण ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ये इस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगा तो फिर से इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगी, और यहां पे आके टॉर्क फिर से 0, लेकिन अपने मोशन के कारण पहले से मोशन में है इसलिए यहां पर तो तुरंत रुकेगा नहीं, फिर और आगे जाएगा। ये किसकी क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि इसका इनर्शिया है। जैसे ये यहां पर है ना, आपने इस तरीके से इसको ऐसे रखा, ये नीचे आया तो ये ऐसे अपने इनर्शिया के कारण ऐसे चलेगा, ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ टॉर्क लगेगा, नीचे आएगा तो ऊपर की तरफ टॉर्क लगेगा। सेंटर में टॉर्क तो 0 है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, यहां पे कोई ना कोई वेलोसिटी है, इस कारण ये इनर्शिया के कारण लगातार क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, ओसिलेट करता रहेगा। होता है ना ओसिलेशन जो है, इस तरीके से आपने यहां पे रखा तो आप इसको वेलोसिटी थोड़ी दे रहे हो, लेकिन ये फिर भी सेंटर में यहां पर रुक नहीं रहा, ये यहां पे इसका नेट एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, लेकिन फिर भी इतने इनर्शिया के कारण ये घूम रहा है। तो इस तरीके से ये भी क्या करेगा, यहां पर ओसिलेशन करेगा, है ना। इस ओसिलेशन के कारण, ओसिलेशन की वजह से जो कुछ भी यहां पर इसका टॉर्क बनेगा वो टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो टाइम पीरियड होगा इस ओसिलेशन का वो फाइंड आउट करना है। कि जब ये इधर आएगा तो टॉर्क की डायरेक्शन ये होगी, यहां पे 0 एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम, नीचे आएगा टॉर्क की डायरेक्शन ऑपोजिट, और टॉर्क की डायरेक्शन ऑपोजिट, और फिर ऊपर जाएगा, यहां पे फिर से आएगा तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम, टॉर्क 0, फिर ऊपर जाएगा टॉर्क मैक्सिमम, एंगुलर वेलोसिटी 0, ऐसे चलते चलते ये लगातार ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। इस ऑसिलेशन के कारण हमारे पास यहां पर टॉर्क को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा एंड टाउ इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा। आई क्या है, आई क्या है पता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन को याद करो सर, 11th क्लास का मत पूछो, बस और कुछ भी पूछ लो, जहां पे बेटा 11th काम आएगी वहां पे तो 11th ही बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूं, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, मान लो ये आपका ये कोई डायपोल है, ये जो डायपोल होगा इसका खुद का कुछ ना, ऐसा तो है नहीं चार्ज पार्टिकल है तो ऐसे ही फ्री में है, चार्ज पार्टिकल का भी कुछ ना कुछ मास होगा, क्योंकि यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर चार्ज होता है, जो डायपोल होगा कोई पार्टिकल होता है, कोई मॉलिक्यूल होता है, कुछ भी होता है, तो उसका भी क्या है मास होता है। तो मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू आर स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर। अब यहां पे अलग अलग बहुत सारे आपने पार्टिकल अगर कंसिडर कर लिए तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, खूब सारे आएंगे तो खूब सारे हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम इसको m इंटू जो आपके पास डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस होती है आपके पास a, तो m इंटू a स्क्वायर, आप ये भी कंसिडर कर सकते हो और आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो गया। अब हम यहां पे इसकी बात कर लेते हैं, अल्फा क्या है, अल्फा इसका एंगुलर एक्सिलरेशन है। क्या है, एंगुलर एक्सिलरेशन।
ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो एंगुलर एक्सेलरेशन देखते हैं यहां पे, देखो तो इन दोनों को इक्विलिब्रियम, ये आपका न्यूटन्स लॉ से आता है, रोटेशनल मोशन का जो न्यूटन्स लॉ है ना वो, तो I इंटू एल्फा इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, और यहां पे आपके सामने आ जाएगा एल्फा इक्वल्स टू पीई साइन थीटा अपॉन आई। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब अगर आप चाहो तो P की वैल्यू लिख दो, I की वैल्यू लिख दो, तो P क्या होता है? Q इंटू 2a ई साइन थीटा अपॉन I क्या होता है? M इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो आपके सामने हो जाएगा Q इंटू 2 इंटू क्यू ई साइन थीटा अपॉन मास ए, मास इंटू ए। तो ये अब यहां पे फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल थीटा, स्मॉल अगर थीटा होगा तो आप इस साइन थीटा को नियरली इक्वल्स टू थीटा में कन्वर्ट कर दोगे, थीटा ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो एल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 2 इंटू क्यू इंटू ई थीटा अपॉन एम ए। ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसका ये इसको ओसिलेट करने का एंगुलर एक्सेलरेशन, ये ऑसिलेटरी मोशन के लिए जरूरी होता है। अब हमारे पास यहां पे आपको एक चीज देख रहे होंगे आप, क्या है कि जो टॉर्क है वो जब इस डायरेक्शन में है, मतलब एक बार एक ध्यान रखना, जब हमारे पास ये जो थीटा डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, ऊपर की डायरेक्शन में है, तो टॉर्क किधर है? नीचे की तरफ है। ये ऊपर नीचे से नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है, जब थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो टॉर्क क्लॉकवाइज में है, और जब थीटा नीचे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो टॉर्क टाउ इज प्रोपोर्शनल टू थीटा तो हो गया, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है क्या? बिल्कुल है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। और जब टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो वहां पर ऑसिलेशन होता है, जो यहां हो रहा है मैंने बताया आपको। और ये जो ऑसिलेशन है, इसी का टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हम देखते हैं यहां पे, इसी का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। और पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि ये होता है, और फिर हम इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये इस तरीके से होगा। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं यहां पे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यही देखना है कि ये आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने यहां पर कोई एक ये डायपोल रखा हुआ है। ओके, ये आपके पास डायपोल है जिसकी डायरेक्शन ये होगी, पता ही है आपको, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और यहां पर इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, फोर्स को छोड़ो टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में, जब एंगल थीटा इधर होगा, और जब ये नीचे रहेगा तो टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा, जब ये एंगल नेगेटिव में नीचे की तरफ रहेगा, ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो यहां पर सबसे पहले इसके ऊपर टॉर्क कितना होता है, टॉर्क ऑन डाइपोल, ये होता है टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये समझ जाना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल, और साइन थीटा क्या हो जाता है स्मॉल होने पर, ये हो जाता है पीई थीटा। लेकिन यहां पे आपको पता चलेगा कि ये जो थीटा है, टाउ जो है,
ये इसके लिए ऑपोजिट है कि नहीं है इसके साथ, ऑपोजिट है, तो आप यहां पर जो टॉर्क है इस थीटा को नेगेटिव बना सकते हो, नेगेटिव थीटा, या आप इसको अब यहां पर नेगेटिव पीई इंटू थीटा। और आपको पता है कि न्यूटन्स लॉ से आप क्या कह सकते हो, आई इंटू एल्फा, अभी हमने किया था, तो ये इक्वेट कर दो, आई इंटू एल्फा माइनस पीई इंटू थीटा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है आपके पास डी टू स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, जैसे एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन डी एक्स स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर, वही तो है, ये आपका एक्सेलरेशन है, ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। आई इंटू एल्फा इक्वल्स टू माइनस पीई थीटा, तो आई इंटू एल्फा की जगह टी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको भी इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आया, तो पीई इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। इसको मैं एक बार और लिख देता हूं तो आपके पता चल जाएगा मैं ये क्या हो गया, यहां पर डी टी स्क्वायर प्लस पी ई अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। यहां पे आप देख पा रहे हो ये थीटा का थीटा है डायरेक्ट, और ये थीटा का डबल डिफरेंशिएशन है, मतलब क्या ये ऐसी वाली कंडीशन आ गई क्या, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन है, ये एस एच एम है, इक्वेशन ऑफ एस एच एम। तो ये भी तो इक्वेशन ऑफ एस एच एम हो गई, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहां पर इक्वेशन ऑफ एस एच एम होगी, तो यहां पर एस एच एम होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। इसका हमें एक तो यहां पर पता चल गया, यहां पर करने, यहां तक करने की जरूरत भी नहीं है, हमें पता तो इसको यहीं चल गया था, डायग्राम में देख के ही पता चल गया था कि जो टाउ है वो थीटा पर है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है, और डायरेक्शन की ऑपोजिट है, जिधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क है, तो अपने आप ही यहां पे काम हो गया, तो यहां पर भी आप कर सकते हो इसको भी, और आप इससे भी इसका काम कर सकते हो। तो अब आपके पास क्या हो गया, यहां पर ये ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू पीई अपॉन आई, और ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड का स्क्वायर पी ई अपॉन आई, और ये हो जाएगा उधर का स्क्वायर हटाओगे तो 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट पीई अपॉन आई, और यहां से आप t की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, t इज इक्वल्स टू हो जाएगा, t को इधर ले गया, इसको पूरे को पलट के इधर ले आए, तो 2 पाई अंडर रूट पीई अपॉन आई, आई क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। अब यहां पे अगर आपको जरूरत पड़े, आप चाहो तो इस p को और i को चेंज कर सकते हो, चाहो तो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, ओके। तो इस तरीके से आपको काम में लेना है। इसका एक और तरीका बता देता हूं, कैसे, कि यहां पर जैसे ही आपको ये चीज पता चलती है, यहां पे आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट ही आप फॉर्मूला लगा दो, किसका, टाइम पीरियड का, तो ये भी एक तरीका होता है। तो यहां पर हमारे पास ये इसका टाइम पीरियड का काम हो गया। अब है हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने जो स्टडी किया था ना, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किया था, और अब हो गया हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका क्या चेंजेस आएंगे वो देखो, दोनों एक साथ ही कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज है। तो जब आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो नेट लगने वाला फोर्स कितना, 0। नेट जो टॉर्क बनेगा वो कितना, पीई
साइन थीटा। अब थीटा अगर थीटा अगर 0 है या थीटा अगर 180 है तो यहां पर टॉर्क इक्वल्स टू कितना, 0। और अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो टाउ कितना, P इंटू ई, क्या मैक्सिमम, ये क्या मिनिमम, ये क्या, थीटा इक्वल्स टू जब 0 होता है तो क्या हो जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। 180 होने पर क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना तो फोर्स यहां पे 0 नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कंडीशन है दोनों, है ना। फोर्स 0 में और मे नॉट बी 0। जब फोर्स 0 नहीं होगा और जो टॉर्क की बात करें ये भी मे और मे नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि टॉर्क ऐसे तो बनेगा तो सही ना कुछ तो। जनरली सब जगह लिखा होता है कि टॉर्क जनरेट ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, टॉर्क जनरेट नहीं होगा, लेकिन कुछ अलग होगा। जैसे जो ऐसे होता है ना, हम इस आजकल तो मूवीज में ये चीज बहुत कम आती है, पहले मूवीज में बहुत ज्यादा आती थी कि ऐसे चाकू को ऐसे एक साइड से पकड़ते थे और फिर उसको फेंकते थे ऐसे, है ना। तो एग्जैक्टली जब फोर्स 0 हो जाए, ऊपर वाली ये यूनिफॉर्म वाली कंडीशन, फोर्स एग्जैक्टली 0 हो जाए, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जब लगे, तब तो वो पार्टिकल उसी जगह पे घूमता रहता है कंटिन्यूअसली, वहां पर ही वहां पर, ओके, इस तरीके से। लेकिन जब फोर्स एग्जैक्टली 0 ना हो तो वहां पे वो रोटेशनल मोशन भी होती है और ट्रांसलेशनल भी होती है, तो वहां पे टॉर्क मे और मे नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से आपका ये जो लेक्चर है वो पूरा खत्म होता है। तो आप ऐसे ही कंटिन्यू बने रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और कैसा लगा आपको वीडियो, समझ में आता है क्या आपको, और क्या अभी कंटिन्यू अपने रहेंगे लेक्चर, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ शेयर करें चैनल को और बहुत ज्यादा फायदा उठाएं। और लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा है वीडियो, कैसा आपको लेक्चर लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।